नॉर्थ कोरिया में ट्राउजर्स, फ्रांस में हेड कवर्स और सऊदी अरेबिया में 1 इंच ऑफ स्किन दिखाना भी अलाउड नहीं है। ऐसी कई और कंट्रीज हैं जहां स्टेट डिसाइड करते हैं कि वुमेन को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। ऐसी ही एक कंट्री है ईरान, विच इज ऑन फायर अगेन। 22 साल की महसा अमीनी की डेथ के साथ मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट हो चुके हैं, जिन्हें डिटेन किया गया इनअप्रोप्रिएट हेडस्कार्फ पहनने के लिए। बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि ईरानियन प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया वेटरन जर्नलिस्ट के साथ, जिन्होंने हिजाब पहनने से मना कर दिया। हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। मैं हूं हिमांशी और आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हिजाब इन ईरान। बात करें ईरान की तो इसे रूल किया गया कई डायनेस्टीज के द्वारा, पर पहली बार हिजाब पर डिक्री लाई पहलावी डायनेस्टी ने, और तभी से हिजाब इशू हैज बिकम कंट्रोवर्शियल इन द ईरानियन पॉलिटिक्स। ब्रिटेन की सपोर्ट से रेजा शाह ने कजार डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया और अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। इनकी अप्रोच सेक्युलर और वेस्टर्न स्टाइल गवर्नमेंट की थी, और इन्होंने ही 1930 में ऐसा चेंज लाया जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन सोसाइटी में बढ़ सके, बैन ऑन वेयरिंग हिजाब। इसके चलते कई वुमेन जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि खुद क्वीन और उनकी बेटियां पहली बार पब्लिकली बिना हिजाब के मौजूद थी, जो आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज साबित हुआ। आगे चल के अपने फादर की मॉडर्न अप्रोच को कंटिन्यू करते हुए मोहम्मद रेजा ने देश में व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑयल इंडस्ट्री को डेवलप किया और काफी वेस्टर्नाइजेशन भी लाया। पर इतनी मॉडर्नाइजेशन के बावजूद हम मॉरल पुलिसिंग तक आखिर कैसे पहुंचे? इट ऑल बिगैन जब इस कंट्री में एक और रेवोल्यूशन लाइक सिचुएशन डेवलप हुई, और इसमें सबसे बड़ा इशू था कंजर्वेटिव सेक्शंस का इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट ना करना। इस सिचुएशन में घी देते हुए एक आर्टिकल छापा गया अयतुल्ला खमीनी के खिलाफ, जो एक रिलीजियस लीडर एंड क्लेरिक थे। ये इन सभी रिफॉर्म्स जैसे कि विमेन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग ऑफ इलेक्शंस को अपोज करते थे, और अब इनके फॉलोअर्स ने इस आर्टिकल के चलते रेवोल्यूशन ज्वाइन कर ली। इस पूरी रेवोल्यूशन के दौरान हिजाब को एक पॉलिटिकल सिंबल बना दिया गया गवर्नमेंट और उनकी मॉडर्न अप्रोच के रिजेक्शन का। रेवोल्यूशन के अंत तक खमीनी लीडर बन चुके थे, जिन्होंने फिर से हिजाब को कंपल्सरी बनाया, कॉलिंग अनवील्ड वुमेन नेकेड। ये बात थी 7 मार्च की, जिसके अगले ही दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, जिसे ईरानियन वुमेन ने हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट करके मनाया इस मैंडेट के खिलाफ। पर कुछ सालों बाद 1983 में ही हिजाब पहनना ऑफिशियली लीगल बना दिया गया। कोर्ट का कहना था, वुमेन हु अपीयर इन पब्लिक विदाउट रिलीजियस हिजाब विल बी सेंटेंस्ड टू व्हिपिंग अप टू 74 लैशेस, यानी कि अब हिजाब ना पहनने पर इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इस जजमेंट के बाद ईरान ने समय समय पर प्रोटेस्ट देखे हैं, और 1990s के दौरान वेस्टर्न क्लोथिंग और हेयर शो करना एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बन चुका था। फिर 1995 के बाद ये तक डिक्लेयर कर दिया गया कि बिना हिजाब की वुमेन को 60 दिन तक के लिए इम्प्रिजन किया जा सकता है। सालों बाद आज सुप्रीम लीडर एंड प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, पर मॉरल पुलिसिंग अब भी जारी है, जिसे 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो इंश्योर करते हैं कि वुमेन हेड स्कार्फ और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने, जो अगर ओबे ना हो तो इन्हें डिटेन किया जाता है और री एजुकेशन सेंटर्स भेजा जाता है, इन्हें इस्लामिक वैल्यू सिखाने के लिए। जब 2013 में हसन रूहानी सत्ता में आए तो मॉरल पुलिसिंग काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद हिजाब ना पहनने पर डिटेंशन बंद नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे और भी स्ट्रिक्ट होने लगे, जैसा कि हमने महसा अमीनी के केस में देखा। इस पूरी सिचुएशन से हमें एक बात तो समझ आ जाती है, जैसे जैसे लीडर्स बदलेंगे वैसे वैसे वुमेन राइट्स भी। बट क्या हमें उन वुमेन से जाके नहीं पूछना चाहिए कि उन्हें ट्राउजर्स, हेड स्कार्फ्स या स्कर्ट्स पहनने हैं या नहीं? शुडंट इट बी अ डिबेट ऑन द पर्सनल चॉइस ऑफ द वुमेन? व्हाट डू यू थिंक?